चले लास्ट पॉइंट क्या था? परेशान तक पढ़े थे क्या? डिप्रेशन से बाहर निकाला था। चलो यहां देखो, अब दर्द खत्म करते हैं, है ना? चलो, तो नेक्स्ट पढ़ रहे अपन दर्द निवारक। एनाल्जेसिक्स। नहीं नहीं, जीएम कोई नहीं लिखेगा, गुड मॉर्निंग लिखेगा। तो दर्द निवारक की बातें कर रहा हूं। किसकी बातें कर रहा हूं? दर्द निवारक की। एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स जिसको आप बोलते हो, वो। और ये दो टाइप की होती है। पहले तो मैंने ये कहा था कि जितने भी प्रशांतक होते हैं और जितनी भी दर्द निवारक दवाइयां होती हैं वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। क्या है? हाँ, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ड्रग्स, है ना? तंत्रिकीय सक्रिय औषधियां, यानी ये तंत्रिका तंत्र पे काम करती है, सीधा नर्वस सिस्टम पे। इनको एनाल्जेसिक्स और एक अपन प्रशांतक दोनों ही उसी कैटेगरी में आती है। दर्द निवारक दो टाइप की होती है। एक तो होती है नॉन नार्कोटिक्स और एक होती है नारकोटिक्स। इनको बोलते हैं अस्वापक। यह आपने बायो में भी पढ़ी होगी, खान से ने भी पढ़ाया होगा। नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक वो होंगी जिनकी लत नहीं लगती, जिनसे मिल लिए, ठीक है, हो गया, खत्म। एक उनसे मिले और अब मन नहीं लगता, इसका मतलब भाई लोगों लत लग चुकी है। तो दो टाइप की ड्रग्स होती है। राइटिंग को थोड़ा पतला करो, क्यों दर्द हो रहा है तेरे? सबके अपने अपने शौक का देखो। मैंने तो सोचा भाई बड़े बड़े पसंद है लोगों को। सुनील सर बहुत बड़े लिखते हैं, उन्होंने तो ऐसे पूरे गांव का कलर यही दिखा देते हैं, और ये कह रहे हैं कि सर पतला। सबके अपने अपने शौक है, देखो सुविधा अनुसार है। तो लत नहीं लगे तो नॉन नार्कोटिकल, लत लगे तो नार्कोटिक्स, और ये सब बातें। नॉन नार्कोटिक में कहता है जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सब। और एस्पिरिन की कहानी में बहुत पहले बता चुका हूं। और नार्कोटिक्स में जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, सूगले दवाइयां पढ़ा रहा हूं, गांजा, अफीम, पादप थोड़े ही पढ़ा रहा हूं यहां पे। मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, इनको पहचानने का तरीका है बोलना एल्कोहल पी के मोर नाचा।
मतलब मॉर्फिन की स्ट्रक्चर में आपको दोनों तरफ OH दिखेगा, एल्कोहल। हीरोइन के दोनों तरफ एक्टर दिखेंगे, दोनों तरफ क्या दिखेंगे, एक्टर, यानी एसिटिल समूह दिखेगा। तो समझना हेरोइन है। कोडीन, कोड कोड में आदमी ईथर लगाता है, कोड कोड में, कोड का मतलब समझते हो, शौकीन, शौक, कोड कोड में क्या लगाता है, ईथर। या फिर पहुंचे हुए लोग एल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, तो एक तरफ ईथर दिखेगा, एक तरफ एल्कोहल दिखेगा, तो समझ जाना वो कौन है, कोडीन है। पर्यावरणीय रसायन वाले लेसन सिलेबस में है क्या? नहीं 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 है। सर व्हाइट हुडी मैच नहीं हो रही है बोर्ड से, एक की स्पेलिंग ढंग से नहीं लिखी है इसने, व्हाइट के अलावा। हुडी की स्पेलिंग को हुडी लिखा है, और ये पैरासीटामोल है, और ये एस्पिरिन है। ये नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स दवाइयां होती हैं। ये सब दर्द निवारक है। कल अपन ने गूगल चलाया था क्या? हाँ, और डाउनलोड भी किया था क्या? तो अपन डाउनलोड्स में चलते हैं। हाँ यही, ज्यादा नीचे आ गया मैं, धीरे धीरे आना था। तो कल प्रतिहिस्टामिन्स पढ़ा दिए थे, प्रशांत तक अपन ने पढ़ लिए, बड़ा हो गया अपने आप ही। हाथ का कमाल है भाई लोगों। पीड़ाहारी, दर्द निवारक, इनको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। दो टाइप के होते हैं, बड़ा कर लेते हैं। पीड़ाहारी दर्द, बिना चेतना और ये सब के अंदर काम में आता है, ये फालतू बातें लग रहा है। अस्वापक मतलब नॉन नार्कोटिक्स, और स्वापक मतलब नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक में कौन है, एस्पिरिन है, और भाई लोगों वो एक और पैरासीटामोल है। आपके शरीर में दर्द क्यों होता है? अरे केमिकल्स की वजह से यार, केमिकल्स की वजह से। और कौन से केमिकल की वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सीक्रेट होता है, तो आपको दर्द महसूस होता है। ये जितनी भी आप दवाइयां लेते हैं, ये क्या करते हैं, उस एंजाइम की क्रिया को संदमित कर देते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो आपको दर्द ही महसूस नहीं होगा। दर्द कोई अलग ऐसे थोड़ी है कि भाई आपने जो है किसी को पीट दिया, कूट दिया, है ना, तो वो दर्द हुआ, ना ना। प्रोस्टाग्लैंडिन के चक्कर में आप प्रोस्टाग्लैंडिन के काम को बंद कर दो, आपको दर्द नहीं होगा। जैसे सर्जरी करते हैं तो पूरी बॉडी को चीरते ही है, फिर भी उस पेशेंट को तो महसूस ही नहीं होता। तो आपकी गलती नहीं, आपको दर्द नहीं हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से कोशिकाएं महसूस कर पा रही है। आप प्रोस्टाग्लैंडिन को कंट्रोल कर दीजिए, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और ये सब बातें हैं। बाकी जीवन में दर्द जरूरी भी है, वरना ये पता नहीं चलता कि सुख क्या चीज होती है। दर्द मिलेगा तो ही सुकून मिलेगा। अब नार्कोटिक ड्रग्स आ गई। हाँ बेटा, पहले उसको एक्सप्लेनेशन दे दे। हाँ, नहीं नहीं, बता दे उसको, दर्द सुकून सब बता दे उसको। हद है मतलब यार, आराम से भाई, आराम से। क्या गुंडा भाई वो तो नहीं है जिसका अर्चना में हमने बोर्ड पे एग्जाम्पल बताया था? क्या एग्जाम्पल बताया? कॉकरोच, गर्दन काट दी थी। उनको बोलना गुंडा भाई से पंगा नहीं। इसीलिए मैम छुट्टी पे तो नहीं ना 5-7 दिन है, ऐसा तो नहीं है ना कि तूने बंदी बना रखा हो कहीं। बोल 1 करोड़ रुपया देगी कि नहीं देगी, है ना? अर्चना मैम बोल रही 150 रुपया देगी। अब यहां देखो, स्वापक
और उसमें कौन कौन है, ये तीनों रही। मॉर्फिन एल्कोहल पिएगा, दोनों तरफ एल्कोहल। हीरोइन के दोनों तरफ एक्टर खड़े रहेंगे। कोडीन में इधर इथर रहेगा और इधर एल्कोहल। बाकी ऊपर दोनों में, तीनों में क्या है, अमीन है, 3 डिग्री अमीन। कौन है? और इस 3 डिग्री अमीन के कारण नशा होता है, इस ग्रुप की वजह से। हाँ, नशा इस ग्रुप की वजह से होता है, तीनों में देखो कॉमन है। और ये है। अब आगे अपने पास प्रति सूक्ष्म जीव यानी एंटी माइक्रोबियल्स। अब अपन जीवाणु वगैरह को मारने का काम करेंगे, है ना। उसमें आप खतरनाक है पीछे वालों। फाइनली आज पता चल गया कि गुंडा भाई ही थी वो। आप मोनालिसा को जानते हो क्या? ये कौन है? कौन से सन है? हॉर्टिकल्चर सन है। सख्त लौंडा है अपन। ऐसा में पिघलता नहीं है, सबका अपना अपना है। कोई दिखा देते बॉडी पे। और सर मैं इंटरफेयर नहीं करता इन सब चीजों में। मैं किसी लड़की की फोटो आपको बॉडी पे क्यों दिखाऊं? एक अभी मोनालिसा फेमस हो रही है महाकुंभ में, ठीक है। हाँ, भारत में क्या चल रहा है मेरे को सब पता है ना। और किस लेवल पे चल रहा है ये भी पता है। वो फेमस हो रखी है अभी मोनालिसा। बाकी मोनालिसा तो बहुत पुरानी पेंटिंग है ना। और वो चित्रकार ने बनाई थी, भारतीय ने। मैं उसका नाम भी बता दूं अभी, ऑप्शन दिख जाए तो। है ना, छोटी क्लासों में सामाजिक में पढ़ाते थे हम लोगों को। हाँ, इसने थोड़ी बनाई मोनालिसा। किसने बनाई थी क्या? फिर एक भारतीय और था जिसने और चित्रकारी की थी, वो उसका नाम भूल गया मैं। ये वो वहां पर पढ़ाते थे, राजस्थान अध्ययन वगैरह पढ़ाते थे ना, तो वो सामाजिक वाले मार साहब एग्जाम्पल देते थे कि ये मोनालिसा। हम कहते हैं हमारे हाथ तो आएगी नहीं ऐसी चीजें। अभी नई मोनालिसा जो फेमस हो रही है। अब आप चाहते हो कि मैं उसकी फोटो दिखाऊं, तो मैं नहीं दिखाऊंगा। सर एक महेश सर ने भी एक लड़की की फोटो बताई। आंटी जी, आरती जी, ये कौन है? क्यों दिखाई? अच्छा मिट्टी समझा रहे थे, अच्छा। तो आरती जी आगे बीच में। देखो अपन एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ रहे हैं, प्रति सूक्ष्म जैव दवाइयां पढ़ रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। और इसमें अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एंटीसेप्टिक। खरोच आ गई तो क्या लगाना है ना। तो इसमें पहले अपन पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो भाई लोगों जीवाणुओं को मारने में काम में आते हैं। किसके लिए होती है? बैक्टीरियाज के लिए होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है मोस्टली। और एंटीबायोटिक आपको सबको पता है, सबसे पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो सब बातें आपने पढ़ रखी है, तो मैं यहां बकवास नहीं करूंगा। ये एंटीबायोटिक्स 2 टाइप की होती है। एक की होती है जीवाणु निरोधी, और एक होती है जीवाणु नाशी। हाँ, इसको याद करना है, टी सी एटसेप्ट्रा। नहीं वो ई है बेटा, ये ईटीसी एटसेप्ट्रा। ये तीनों दवाइयां जीवाणु निरोधी है। ये है क्लोरेम्फेनिकोल, ये है टेट्रासाइक्लिन, और ये है एम्पिसिलिन। इसके अलावा कोई भी पूछ ले, जैसे पेनिसिलिन,
एमोक्सिसिलिन, ऑफ्लॉक्सोसिन, ये सब क्या है? जीवाणुनाशी है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि पेनिसिलिन जीवाणु को मारने का काम करेगी, और ये क्या करेगी? सिर्फ वृद्धि को रोकेगी। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। दूसरा वर्गीकरण है एंटीबायोटिक्स का ही है, और वो है भाई लोगों ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। इन्हीं के टाइप है। एक तो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती है जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों को मारने का काम करेगी। नैरो स्पेक्ट्रम वो होती है जो ग्राम या तो पॉजिटिव को या ग्राम नेगेटिव में से किसी एक के ऊपर काम करेगी। या मैंने एंड लिखा मतलब दोनों पे काम करेगी, या ऑब्लिक लगाया मतलब दोनों में से किसी एक पे काम करेगी। इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है क्लोरेमफेनिकोल, और इसमें ध्यान रखना है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी ये नैरो स्पेक्ट्रम है। तो देखो ये जो क्लोरेमफेनिकोल है बहुत सारी जगह आ गई, और इसमें NO2 ग्रुप होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। और जो ये आपके पास पेनिसिलिन है इसके अंदर चक्रीय अमाइड होता है। इसमें क्या होता है? चक्रीय अमाइड, अमाइड प्रकार्यात्मक समूह होता है, और इसमें NO2 समूह होता है, ध्यान रखना। क्लोरेमफेनिकोल में क्लोरीन दिख जाएगा, Cl2 दिखेगा। क्लोरेमफेनिकोल में क्या दिखेगा? NO2 प्लस Cl2। तो ये है Cl2, NO2 और Cl2। रिंकू अभी की फोटो बता दो। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम मतलब या तो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी या ग्राम नेगेटिव पे। जो दोनों पे काम करे उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वृत्त स्पेक्ट्रम, और इसको बोलते हैं संकीर्ण स्पेक्ट्रम। इसमें एग्जांपल ध्यान रखना क्लोरेमफेनिकोल, इसमें ध्यान रखना पेनिसिलिन जी। जीवाणु निरोधी पूछे तो ETC एटसेप्ट्रा, इंग्लिश में लिखते हो ना, एग्जाम्पल कम लिखने हो हिंदी में बोलते इत्यादि, तो इंग्लिश में लिखते हो ETC एटसेप्ट्रा। तो E फॉर एम्पिसिलिन, T फॉर टेट्रासाइक्लिन, C फॉर क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल अपन ने पहले भी पढ़ा है, टाइफाइड में काम में आती है। किस में काम में आती है? टाइफाइड में। ये हेलोजन वाले चैप्टर में है टाइफाइड। हाँ, टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है? वही BOC, IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, वहां से तो एक एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में EAR, ESR एक एक क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन हेलोएरिन वाला चैप्टर पढ़ना है। कौन सा? ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ना है, और हेलोएल्केन हेलोएरिन तक, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमीन, ये नहीं पढ़ना इस टेस्ट में। समझ गए क्या बात को? ये अगले में दे देंगे। तो ये हो गया आपके पास में प्रतिजैविक्स। आप इसको आराम से पढ़े, ये प्रतिजैविक है, इनको आराम से आप ध्यान से पढ़े। ये बस एक ये चीज पढ़ लेना, साल्वर्सन, है ना। एक एंटीबायोटिक में ये पढ़ लेना साल्वर्सन। क्या पढ़ लेना? साल्वर्सन। साल्वर्सन सिफिलिस में काम में आती है। किस में काम में आती है? हाँ, और इसका नाम होता है आर्सिन फेड्रामिन। हाँ, यानी आर्सेनिक होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। क्या होता है? आर्सेनिक की दवाई कौन सी है? साल्वर्सन। S फॉर साल्वर्सन, S फॉर सिफिलिस में काम में आती है। हाँ, बस ये ध्यान रखना, काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी कहानी लिखी है पूरी यहां पर। आर्सिन फेड्रामिन इसका पूरा नाम होता है, और साल्वर्सन के नाम से जानी जाती है। पॉल एरलिक, आपने बोला कीमोथेरेपी का जनक होता है, उसने खोज की थी, और सिफिलिस में काम में आती है। ये इतना ही ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। फिर आ जाओ यहां पर, ये आपके पास दी हुई है जीवाणुनाशी पढ़नी है और जीवाणु निरोधी, ETC एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेमफेनिकोल।
ये पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सासिन, ये सब क्या है, नासी है और ये जीवाणु निरोधी है। फिर आपको नेरो स्पेक्ट्रम, वृहत स्पेक्ट्रम पढ़ रही है, तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम में एक एग्जांपल ध्यान रखना है, कौन सा, पेनिसिलिन जी, ये लिखा, पेनिसिलिन जी संकीर्ण स्पेक्ट्रम होता है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, है ना, संश्लेषित रूप है। ये स्पेक्ट्रम क्या है इसका, विस्तृत, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना, क्लोरेमफेनिकोल जो है वो भी कैसा है, वृहत स्पेक्ट्रम दवाई है। ये रही क्लोरेमफेनिकोल, किसके लिए थी, टाइफॉइड के लिए, कैसी है, वृहत स्पेक्ट्रम, ये ध्यान रखना, टाइफॉइड के काम में आती है, इसे टाइफॉइड के लिए काम में लिया जाता था। ये एक्स्ट्रा में लिखे हुए, ज्वर वगैरह के अंदर तानिका, मतलब तानिका स्रोत जानते हो, दिमाग की बाहर का जो कवर होता है, इसको बोलते हैं मेनिंजेज। मेनिंजाइटिस मतलब माथे में संक्रमण हो जाता है, माथे में सूजन आ जाती है। न्यूमोनिया वगैरह में ये एक्स्ट्रा रोगों में काम में लिया जाता है। टाइफॉइड पूछ सकता, 2 जगह लिखा हुआ है। अब पढ़ रहे अपन एंटीसेप्टिक्स। अब क्या पढ़ रहे, एंटीसेप्टिक क्या, वो सुनो। एक तो होते हैं एंटीसेप्टिक और एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट। इनको हिंदी में बोलते हैं पूतिरोधी। क्या बोलते हैं, पूतिरोधी। और एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट, इनको बोलते हैं हिंदी में विसंक्रामी। दोनों क्या काम में आते हैं, एंटीसेप्टिक जीवित उत्तकों पे काम करती है। किस पर, हाँ, जीवित उत्तकों पर काम करती है, और ये मृत चीजों पर काम करती है। हाँ, ये भी बाह्य सतह पर काम करेगी और ये भी बाह्य सतह पर ही काम करेगी। मृत, आपको मान लो फर्श साफ करना है, टाइल साफ करनी है, और भी मतलब बाथरूम वगैरह, जो ये सब जितनी भी चीजें इनको साफ करनी, तो बाहर की चीजों को साफ करना है, तो विसंक्रामी। स्किन वगैरह को आपको रिकवर करवाना है, तो आप एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। जैसे वो आती है दवाई विको टर्मेरिक, है ना, वो गोरे होने वाली हल्दी वाली वो क्रीम, जिसका टीवी पे ऐड आता है, तो उनमें एंटीसेप्टिक होता है। वो मम्मी संतूर, संतूर का ऐड आता ना, मम्मी, फिर वो लड़का भगा होता है, वो आदमी ओ इतने से छोरी, मतलब मम्मी। अरे मैंने कहा मेरे गांव के अंदर इतनी एज वालों के 5-5 टाबर है, इसमें क्या सोच रहा हूं, ओ मम्मी इतनी यंग है। मम्मी बनने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 14 साल की महिला भी वो बन सकती है मम्मी, तो वो उसमें वो दिखा रहे एड के अंदर, कम पढ़े लिखे लोगों, एड तो डंका दिया करो, मम्मी। मैंने भी 1-2 बार कोशिश की वो संतूर साबुन का मिल जाए तो थोड़ा सा मैं भी ऐसे है ना हो जाऊं, लेकिन काम नहीं की। फिर पता चला कि वो मम्मियों पे काम करती, पापा पे नहीं करती। और अगर पापा पे करती भी होती तो अभी तक पापा नहीं है। अभी ना देखो, तो जीवित उत्तकों पे काम करती है। तो कौन कौन सी आपको एंटीसेप्टिक याद रखनी है, पहली सोफ्रामाइसिन, हाँ, दूसरी फ्यूरासिन, ये एंटीसेप्टिक। आयोडीन टिंक्चर, ये होता है आयोडीन प्लस 2 से 3% एल्कोहल प्लस पानी के मिश्रण को आयोडीन टिंक्चर बोलते हैं। ये एंटीसेप्टिक में काम में आता है। बोरिक अम्ल, कौन, हाँ, बोरिक अम्ल आंखों का प्रतिरोधी है, आंखों का दुर्बल प्रतिरोधी। याद कैसे रखना, देखो अपन जब बोर हो जाते हैं, बोर, तो अपन आंखों को ऐसे मसलते हैं, तो बोर कब होते हैं, जब आंखों को मसलते हैं। और अपन इसका मतलब अपन प्रबल आदमी है या दुर्बल आदमी है, दुर्बल है, तभी तो बताओ थोड़ी सी देर में अपन बोरिंग फील करने लगे, इसका मतलब अपन कमजोर है, तो ये कमजोर प्रतिरोधी है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 0.2% फिनोल किसकी तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह। लेकिन 1% जो फिनोल होता है वो किसकी तरह काम करता है, विसंक्रामी की तरह। उसके अलावा अपने को क्या पढ़ना है, जैसे डेटोल, अपन एंटीसेप्टिक में डेटोल काम में लेते हैं। डिटोल में क्या चीज होती है ना, एक तो होता है क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरोजाइलिन प्लस टर्पिनोल, ये दोनों मिलके डेटोल बनाते हैं।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटोल किससे बनता है, क्लोरोजाइलिन प्लस टर्पिनोल। यहां पर भी फिनोल है और वहां पर भी फिनोल है। इसका मतलब यहां पर सांद्रता कम है और यहां पर सांद्रता ज्यादा है। इसका मतलब किसी केमिकल की सांद्रता परिवर्तित करके उसको एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट बनाया जा सकता है। इसका मतलब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट किस पे डिपेंड करते हैं, सांद्रता पे निर्भर करते हैं। ये लाइन लिखी हुई है, अब सुनो यहां पर। तो ये आपके पास एंटीसेप्टिक लिखे हुए, ये कहां पर काम करेंगे, सजीव उत्तकों पे काम करेंगे। घाव चोट वगैरह लगे, आपके छाले वगैरह हो गए, बाहर अंदर नहीं। हाँ ये ध्यान रखना, त्वचा की सतह पर लगाए जाते हैं। फ्यूरासिन, सोप्रामाइसिन, ये सब इसके उदाहरण है। इन्हें प्रतिजीवाणुओं की तरह खाया नहीं जाता है, ये बाहर लगाया जाता है। किए जाने वाले प्रतिरोधी डिटोल क्लोरोजाइलिन प्लस टर्पिनोल से बनता है। अब आता बिथियोनल। बिथियोनल क्या होता है, साबुन में डालने वाला एंटीसेप्टिक होता है। किसमें डालने वाला, हाँ। और साबुन किस में काम में आती है, नहाने में। नहाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाथ। तो बाथ से याद कर लेना, बिथियोनल। बिथियोनल किस में काम में आता है, नहाने के साबुन। तो साबुन का एंटीसेप्टिक है, साबुन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट देखो, आयोडीन टिंचर में क्या होगा, 2 से 3% होगा। आयोडीन टिंचर किसका, एल्कोहल और जल का मिश्रण होगा आयोडीन के साथ में, तो उसको आयोडीन टिंचर बोलेंगे। प्रतिरोधी की तरह काम करता है। उसके बाद में देखो बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल क्या है, आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी है। विसंक्रामी किस पे काम करेंगे, फर्श के ऊपर काम करेंगे। सांद्रता परिवर्तन से प्रतिरोधी या विसंक्रामी का कार्य कर सकता है। जैसे फिनोल का 0.2% किस में काम में आता है, प्रतिरोधी में, जबकि इसका 1% का इसमें काम में आता है, विसंक्रामी। ऐसे ही क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी सांद्रता परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा, क्लोरीन की 0.2% मात्रा पीपीएम, 0.2 पीपीएम तो किस में काम में आ जाएगा, प्रतिरोधी के अंदर। जबकि इसकी मात्रा अधिक करते ही क्या बन जाते हैं, विसंक्रामी का काम कर देते हैं। ये सब बातें खत्म हो गई। तो ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, समझ गए क्या। आपको पूछ ले कि 0.2% क्लोरीन किस में काम में आएगी रे, प्रतिरोधी में। 1 से 2% कर दिया है ना, 1% अगर क्लोरीन हो गया तो वो किसकी तरह काम कर लेगा, विसंक्रामी की तरह। बस ये बातें हैं। आगे चलो, ये आ गई प्रतिजनन क्षमता औषध। प्रतिजीवाणु क्रांति में मनुष्य में दीर्घ एवं स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान किया। तो आदमी स्वस्थ रहेगा तो क्या करेगा, जनन ही करेगा। जीवन की संभावना लगभग दुगुनी हो गई, मैंने अभी कहा ना। अधिक जनसंख्या ने भोजन, संसाधन, पर्यावरण, बेरोजगारी इत्यादि समस्याएं उत्पन्न की। इन समस्याओं के नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। आप भी इसमें भूमिका निभाएं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई क्रिकेट की टीम ही खड़ी कर दी मजे मजे में। पहले के लोगों को क्या पता नहीं था कि इतनी सारी युक्तियां भी होती है कि आनंद की अनुभूति भी हो सकती है और बच्चे भी नहीं होंगे। पहले वाले लोगों को पता नहीं था। अब क्या है कि मनुष्य देखो नहीं रहा जाता, क्योंकि किसी भी जीव के जीवन का प्राथमिक उद्देश्य जनन करना होता है, ताकि वो अपनी प्रजाति का, अपनी स्पीसीज का, अपनी जाति का स्थायित्व बनाए रख सकता है, अस्तित्व बनाए रख सके। लिखा हुआ आपने डार्विन पढ़ा होगा, तो वो बोलता है किसी भी जीव के जीवन का प्राथमिक उद्देश्य जनन होता है। तो लोगों ने जनन किया, पर इतना जनन किया कि पूछो मत, जमीन कम पड़ने लग गई। जिनके पहले 100 बीघा जमीन थी, तो आज के 5 पीढ़ियों पहले अब उनके 1-1 बीघा आ रही है। इतनी लाइन लगा, मैंने ऐसे कर करके ही कर दिए थे 10 बात तो हाँ, इस एज में कर लिए थे 2-2, 3-3 तो। हाँ गांव में होता है। मेरे पिताजी वगैरह 7 भाई बहन है और 2 एक्सपायर हो गए, टोटल 9। अंतिम सांस तक लड़ते थे पहले वाले। मेरे दादाजी के जो भाई थे उनके शायद कितनी 7 या 8 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। पूरी टीम है 11 की, है ना। वो थर्ड एम्पायर का काम दादी कर लेती, दादाजी मेन एम्पायर। ये लोग खुद के ही टूर्नामेंट चल रहे हैं, क्योंकि पहले वालों के डिवाइसेस नहीं पता थे कि भाई इतनी पिल्स वगैरह आती है, इतनी डिवाइसेस आती है ना, और भी चीजें बहुत सारी जो आप जानते हो अच्छी तरह से। पढ़ाई है ना आपने बायोलॉजी में, तो ब्रांड भी बताया था आप लोगों को, लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर NIRODH।
हाँ लिखा हुआ है ना वहां। हाँ तो इसमें शर्म की क्या चीज है, ये तो एजुकेशन है, एजुकेशन में किस बात की शर्म। अभी मैं भी पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दो दवाइयां, एक तो नोर एथिंड्रोन और एक है एथाइनिल एस्ट्राडाइल। एस्ट्राडाइल में देखो आपको दिख रहा है ये एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, तो ये प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव हो गई, खत्म। दो दवाइयां ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर नोर एथिंड्रोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है, और एस्ट्राडाइल क्या है, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, काम हो गया, खत्म। पर इनके ये नाम देंगे, नाम ध्यान रखना, नोवेस्ट्रोल, और ये कौन है, नोर एथिंड्रोन। ये प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है और ये क्या है, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। आगे चलो, अब चलते हैं यहां पर भोजन में रसायन, सब फर्जी बातें। कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक क्या काम में आते हैं वो सुनो। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स बोलते हैं इनको। कृत्रिम मधुरक इसलिए काम में आते हैं, मान लीजिए कोई भाई साहब के डायबिटीज हो गई, इसका मतलब वो शुगर नहीं ले सकते, पर उनको जो भी चीज खानी है उसमें मीठा चाहिए, फीका तो कौन आदमी खाए, तो वो चाहते हैं कि भाई मैं मिठास लू। नहीं, शुगर हो गई, किसी के डायबिटीज हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो मीठा नहीं खा सकता, अरे कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकता वो। शुगर का मतलब बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया, सुगलो। गांव के अंदर क्या चलता है, नहीं मैं तो मीठा नहीं खाऊंगा, मेरे तो डायबिटीज है। साले तेरे रोटी खाने से भी दिक्कत ही हो रही है, रोटी भी कम खानी होती है। देखा होगा कई लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, अपने यहां भी मिल जाएंगे, अगर वो चेक करोगे तो एक आधा, जो खाने से पहले इंजेक्शन लगा के फिर खाना खाता है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। दिन में 3-3 बार इंजेक्शन लेते हैं कई लोग, 2-2 बार इंजेक्शन लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि वो जो ग्लूकोज मिलता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाया जाता है इंसुलिन डाल के। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। लेकिन वो चाहता है कि भाई मैं मीठा खाऊं, तो उसके लिए कृत्रिम मधुरक बनाई। इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बस मिठास प्रदान करते हैं। बाकी आप मीठा खाओगे, चीनी, तो चीनी क्या, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, सुक्रोज, गन्ना, सुक्रोज ही तो, चीनी का कार्बोहाइड्रेट ही तो। मीठा खाने का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट अवॉइड कर रहे हैं, और इसलिए मीठा खाना बंद करते हैं, रोटी खाना बंद नहीं करते, क्योंकि रोटी से जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो कम मिलेगा। चीनी क्या है, प्योर सुक्रोज है, इसका मतलब सीधा ही कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा आपको, तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो मीठा नहीं खाते। लेकिन आप ऐसी चीज जिसमें मान लो दाल खानी है आपको, अब दाल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है नहीं, इसमें तो प्रोटीन होता है, तो उसमें आप क्या डाल दो, सेक्रीन डाल दो। सेक्रीन मीठा होता है, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम में मिठास होती है, चीनी थोड़ी होती है, उसमें सेक्रीन होती है। तो ये अपने पास में कृत्रिम मधुरक है, जो क्या करते हैं, सिर्फ मिठास प्रदान करेंगे, ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे। अब ये नाम ध्यान रखने हैं, एक तो नाम है एस्पार्टेम, क्या नाम है, ये चारों ही नाम ध्यान रखने और चारों ही इंपॉर्टेंट है। पहला है एस्पार्टेम, दूसरा सेक्रिन, तीसरा सुक्रालोज और चौथा एलिटेम। एलिटेम का सवाल तो क्या आता है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी है, एलिटेम। ठंडे पेय पदार्थों में कौन काम में आता है, एस्पार्टेम। इसको गर्म तापमान पे काम में नहीं ले सकते, बेकार हो जाता है, अस्थायी होता है उच्च तापमान पे, इसलिए केवल ठंडे पेय पदार्थों में काम में लेते हैं एस्पार्टेम को। एक ये पूछा जाता है कि कौन कितना मीठा है सुक्रोज की तुलना में। देखो तुम्हारी बात करते तो मस गए। हाँ, सुक्रोज की तुलना में कितने मीठे हैं वो पूछा जाता, तो एस्पार्टेम 100 गुना मीठा है। कितना, हाँ ये तो एस्पार्टेम है, सेक्रिन 550 गुना मीठा है। फिर आता है सुक्रालोज 600 गुना मीठा है, और एलिटेम जो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है 2000 गुना मीठी होती है चीनी से। हाँ, पर एस्पार्टेम की कमी क्या है, गर्म तापमान पे काम पे नहीं आएगा, ठंडे पेय पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, इन सब में डालने में काम में ले सकते हो, आइसक्रीम वगैरह में। एलिटेम सब जगह काम में आ जाता है, पर एलिटेम की दिक्कत क्या है, बहुत ज्यादा मीठा है। तो ये बातें यहां लिखी हुई है कि एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। मैं जूम कर देता हूं, तुम सोच रहे होंगे क्या कर रहा है, वो तो अपने हाथ की बात है। हाँ देखो, एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल व्यापक रूप में उपयोग आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना मीठा होता है। यह एस्पार्टिक अम्ल का डेरिवेटिव है। इसका उपयोग केवल ठंडे पेय पदार्थों में किया जा सकता है, यह इसकी कमी है। क्यों, खाना पकाने के तापमान पर यह क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। एलिटेम सबसे मीठा है, अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि एस्पार्टेम से अधिक स्थायी भी होता है, परंतु इसका उपयोग करते समय मिठास नियंत्रण करना पड़ता है, यह कमी है इसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा है।
सुक्रालोज, सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग, स्वाद शर्करा जैसा ही होता है। खाना पकाने के तापमान पर भी स्थायी होता है, लेकिन ये कैलोरी नहीं देता, कोई से भी नहीं देते कैलोरी, ऊर्जा प्रदान नहीं करते, सिर्फ मिठास का काम करते हैं। खत्म हो गया। तो आप ये ध्यान रखें बस, कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक में कौन कौन है? पहला है एस्पार्टेम, दूसरा है सैकरीन, तीसरा है सुक्रालोज, और चौथा है भाई लोगों एलिटेम, सबसे मीठा। ये कितने गुना है? 100 गुना। ये कितना है? 550 गुना। ये है 600 गुना, और ये है 2000 गुना। इसकी दिक्कत क्या है? केवल ठंडे पेय पदार्थों में, कुकिंग टेम्परेचर पर अस्थायी। सैकरीन की संरचना ध्यान रखनी है। हाँ, से का मतलब SO2, क कार्बन मोनोऑक्साइड, न अमीन। ये लो, से कैरीन, देखो ये पड़ी इसकी स्ट्रक्चर, ये पड़ी। से सल्फर डाइऑक्साइड, क कार्बन मोनोऑक्साइड, न NH, सैकरीन है। अब सुनो, नेक्स्ट है, याद करना बस, कुछ नहीं है। यहां SO2 लिख दो, यहां CO लिख दो, यहां NH लिख दो। याद करने का तरीका सैकरीन। मेरे को पहले याद नहीं होती थी, तो मैंने अपने घर के वो गांव के अंदर वो हर कमरे के अंदर ऊंचाई पे एक बोर्ड लगा रहता है जिसपे स्विच लगे रहते हैं। आजकल तो क्या स्विच वैसे बेड के पास ही लगे हुए रहते हैं। पहले लाइट चालू करने के लिए भाई साहब ऐसा उठ के जाना पड़ता था, कंबल में से निकल के, और इतने ऊंचे होते थे घर के छोटे बच्चे तो पहुंच ही नहीं पाते थे। कई बार तो 6 फीट वालों को ऐसे करना पड़ता था, ऐसे, है ना। और कईयों के बोर्ड नहीं होता था, गरीबों के तो उनको डोरियां लटकती रहती थी। वो सिंगल स्विच होता था हर जगह का, ऐसे करके ऐसे बटन चालू बंद करते थे, है ना। और वो लाल काले कलर वाली डोरी, है ना, 8 रुपए के अंदर 1 मीटर आ जाती थी वो वाली। तो उस बोर्ड के ऊपर मैंने आज भी संरचना बनी हुई है घर के अंदर सैकरीन की। याद नहीं होती थी, ऐसे याद करता था संरचनाएं, क्योंकि सैकरीन की एक बार एग्जाम में आई हुई थी बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड में आई थी तो इंपोर्टेंट लगी, तो फिर बनाई इसको सैकरीन, तो ऐसे याद कर लेता। अब मान लो सैकरीन ऑप्शन आए तो पहचान ही ले। हमारे टाइम पे ऑप्शन नहीं आते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे, सारे थ्योरेटिकली आते थे, तो बनानी होती थी, तो याद नहीं होती, तो बोर्ड पे बना दी, डेली सुबह दिखती थी। तो किसी को एक बार देखें तो फिर भी वो आंखों में नहीं बसती, रोज रोज ही देखोगे तो भाई साहब ये पता चल जाता कि तिल कहां कहां पे। तो फिर सुक्रालोज है, ये कुकिंग टेम्परेचर पे अस्थायी होता है। कुकिंग टेम्परेचर पर स्थायी, तो पूरा एक्सप्लेनेशन दो क्या तेरे को? उससे क्या पूछ रही है? उसे पूछ हो रही है क्या क्या तिल की बातें की थी क्या? बता भी दे उसको फिर सारी चीजें इधर। इसमें क्या दिक्कत है? सर्वाधिक मीठी होती है। अच्छा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है? सुक्रोज, क्या फ्रक्टोज। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन है? एलिटियम। और ये क्या है भाई लोगों? ये गर्म तापमान पर भी स्थायी है, ये भी उच्च ताप पर स्थायी भी है। लेकिन दिक्कत क्या है? मिठास नियंत्रित करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। ये होते कृत्रिम मधुरक। इसके बाद में अपन भोजन के पदार्थों को सुरक्षित करेंगे, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आपने ऑक्सीकरण पढ़ा? ऑक्सीकरण, अरे पढ़ा है क्या? ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना। जैसे आचार खराब हो गया, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लग गई, चांदी काली पड़ गई, भोजन अंदर शरीर में खराब हो गया, मतलब पाचन हो गया, ऑक्सीकरण। श्वसन हो गया, ऑक्सीकरण। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण प्रोसेस ही तो है, वायवीय श्वसन। अब खाद्य परिरक्षक आते हैं एक, तो जैसे आटा आता, आटा उसमें सोडियम बेंजोएट डालते हैं, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। खाने के अंदर नमक, चीनी, वानस्पतिक तेल, जैसे मांस को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर हल्दी और नमक वगैरह डालते हैं।
है ना? सर्दियों में बनाते हैं ना हल्दी, हल्दी करते हैं ना मांस की, नहीं पता? तो फिर तो मांस की हल्दी वगैरह करते हैं, वो क्यों डालते हो हल्दी वगैरह उसमें? ताकि वो खराब नहीं हो। खाद्य परिरक्षण बोलते हैं इसको, 10वीं क्लास में भी पढ़ा आपने। तो ये सब फालतू की फर्जी बातें लिखी हुई है। ये प्रतिओक्षिकारक है। प्रतिओक्षिकारक मतलब ये भी खराब होने से बचाएंगे। ये महत्वपूर्ण आवश्यक भोज्य पदार्थ यौगिक है, खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया को रोकने के लिए ये काम में आते हैं। ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रिया उस खाद्य की अपेक्षा अधिक होती है जिसका ये परिरक्षण करते हैं। मान लो आटे का परिरक्षण करना है या किसी टमाटर सॉस का परिरक्षण करना है, तो ये उसमें डाल देंगे। अब ऑक्सीजन की क्रिया उस टमाटर वाले सॉस से ज्यादा किसके साथ होनी चाहिए? जो आप परिरक्षक डाल रहे हो। अगर टमाटर वाले सॉस की ज्यादा होगी तो फिर क्रिया पहले वो कर लेगा ना, ये क्रिया ही नहीं करेंगे। तो ये क्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीजन को निपटा देते हैं और उसको खराब नहीं होने देते। तो इनको बोलते खाद्य परिरक्षक, कोई काम में नहीं आता। BHT, BHA, है ना? आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब यहां जाओ साबुन पे। अब मैं आपको साबुन पढ़ाता हूं। साबुन, हाँ, साबुन बहुत काम की चीज है भाई लोगों। कौन सा पोषक तत्व ज्यादा एनर्जी देता है? बहुत बढ़िया, कुछ भी ला रहा है। वसा से मिलती है, समथिंग, है ना, किलो कैलोरी पर ग्राम, है ना। प्रोटीन से 4.3 के आसपास मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से 4.0 के आसपास। अब यहां देखो, मैं ही अगर वो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो फिर मतलब क्या है? और ये सब बातें समझ रहे हो क्या तुम लोग? अब सुनना, तो साबुन पढ़ रहे, सोप बनती कैसे है? साबुनीकरण अभिक्रिया से। किससे बनती है? साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एक एस्टर होता है, उसके साथ में NaOH या KOH डाला जाता है, तो आपके पास में बनता है साबुन, और साथ में बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल साबुनीकरण अभिक्रिया का सह उत्पाद है। क्या है? सह उत्पाद। अब यहां पर जो साबुन बनी वो दो टाइप की होती है, एक तो कठोर साबुन और एक कोमल साबुन। तो क्या मैं कोमल को ऐसे लिख दूं क्या? कोमल, अरे लिख सकता हूं ना। इसका मतलब जिस साबुन को निर्माण करवाते टाइम अपन KOH का यूज करेंगे वो साबुन कोमल होगी, और NaOH यूज करेंगे तो वो साबुन कैसी होगी? कठोर। कठोर वाली साबुन क्या काम में आती है? टॉयलेट साफ करने में। और कोमल वाली साबुन नहाने में। जैसे आपने लाइफ बो से स्नान किया होगा। लाइफ बो से कौन कौन नहाते? अरे लाइफ बो नहाने में कौन कौन काम में लेते हैं? अच्छी साबुन आती लाल कलर की, लाइफ बो वाले हाथ खड़े करेंगे। कोई नहीं नहाते, क्या बात करते हो? हाँ हाँ, लाइफ बो वाले यूज करो ये सब, शाबाश। अरे अच्छी साबुन है भाई। अब तुम तो कौन सी साबुन से नहाते हो? सिंथोल से? तो लाइफ बो जैसे आपने नहाने में यूज की, तो वो एक प्रकार की टॉयलेट साफ करने की साबुन है। आज आप जाना, लाइफ बो का ऊपर का कवर लेना और उस पर लिखना, वो लिखा हुआ बड़ा, उसको पढ़ना, टॉयलेट सोप। लेकिन उससे मेल अच्छा उतरता है ना। वो नहाने के बाद स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और फिर ऐसे रगड़ के उसका मेल उतारते हैं। उससे बढ़िया भाई लोगों सिंथोल की साबुन आती है। हाँ, वो लेमन वाली, नीले कलर की, पूरी टेनिंग हटा देती है वो, पूरी टेनिंग। हाँ, जितना भी कचरा हो ना स्किन, वो पूरा हट जाता है उससे। हाँ, अब देखो, लाइफ बुक सालो गरीबों, टॉयलेट साफ करने की साबुनों से तो तुम नहा रहे हो। इसलिए कोई भी साबुन के ऊपर का जो रेपर होता है वो पढ़ना होता है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी नहाए हैं, टेंशन मत लो। गांवों के अंदर भाई साहब प्रीमियम साबुन ही लाइफ हो जाती है ना। वो VIP लोगों के घरों में होती है, वरना तो वो कपड़े धोने वाले से ही ना लेते। आप देख तो उससे झलक सरफ से नहा रहे हैं।
सोडा आता ना कपड़े धोने का, उसका एक ब्रांड है झलक। किस किस का देखा हुआ है? झलक वाला, झलक का सोडा आता है कपड़ा धोने का, जो होता है डिटर्जेंट, कंपनी है उसकी झलक। किस किस ने देखा है? नीले कलर की उसकी थैली आती है। हमारे उधर वो ज्यादा चलती है झलक सरफ। भाई साहब उससे हमारे तो उधर उससे ना लेते जाट बॉइस, तो सीधा ही बैठे और इधर से वो लिया, उसको लगा उसी से नहा रहे, उसी से कपड़े धो रहे, सब वही है वही है, यही है जो कुछ भी है। और नहा के सरसों का तेल लिया लगाया, वही बॉडी लोशन है, सब वही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बहुत ज्यादा केयर की होगी हम लोगों की? केयर करते ना तुम्हारे जैसे गोरे चिट्टे होते हैं, हमारे लगाते तो दे सरसों का तेल, या फिर सर्दियों में तिल्ली का तेल, वही बालों में लग रहा है। या फिर नहीं, तेल खत्म हो जाता था वो, उस टाइम सबसे खतरनाक चलता था बजाज आलमंड ऑयल, है ना, वो वीआईपी लोगों के घरों में होता था। बाकी चलता था निहार शांति आंवला केस तेल, है ना। वो खत्म हो जाता तो हम क्या करते थे, रसोई में जाते, सब्जी वाले तेल का मिरिया निकालते, यू टच करते, वापस रख देते, और भाई साहब यू करके गीले गीले बालों में, और वही बॉडी लोशन। तब जाके स्किन ऐसी हुई है, बहुत मेहनत है। अब यहां देखो, तुम्हारे को घर वाले निविया का बॉडी लोशन लाके दे रहे, है ना, चारकोल एक्टिवेटेड फेस वॉश यूज कर रहे हो तुम लोग, है ना, मैट्रिक्स के शैम्पू से नहा रहे हो तुम लोग, सिंतोल का साबुन यूज कर रहे हो, है ना, हैंड वॉश अलग यूज कर रहे हो डेटोल का, है ना, नहाते टाइम दो जो है ढक्कन डेटोल पानी में डाल रहे हो। भाई साहब तुम लोग कहां से तुम्हारी स्किन खराब होगी? हमारे वो उतना तेल लगाने के बाद ये नहीं कि भाई बॉडी पे स्किन पे ऑयल आ गया तो आराम से बैठ जाए। अब जाते थे खेलने, गांव की पूरी मिट्टी भाई साहब, एक एक दाना हमने देश की मिट्टी यहाँ बदन से चिपकाया है, तब जाके ऐसे इस लेवल पे पहुंचे। ऐसे थोड़े कोई आदमी काला हो जाता है, मेहनत है। तो ये अपन ने पढ़ा साबुन। साबुन का सह उत्पाद पूछ ले तो कौन है? ग्लिसरॉल। और दो प्रकार की साबुन होती है, कठोर और एक कोमल। अब अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग साबुन होती है। जैसे आपने पारदर्शी साबुन देखी होगी, पियर्स, है ना, कहते थे भाई पियर्स से भी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है ना। डव से भी सॉफ्ट होती है, लेकिन डव टेनिंग नहीं हटाती है। मतलब आप डव से नहाओगे ना तो ये तय है कि आप अगर काले हो तो आप और काले दिखोगे, क्योंकि वो टेनिंग नहीं हटाती है, पर वो स्किन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करवाती है। गर्ल्स की तो फेवरेट साबुन ही वही है ना, डव। एकदम वैसा ऐसा, क्योंकि ये वैसे गोरी चिट्टी तो होती है। भाई लोगों अपने काम की नहीं है, अपने तो मेल उतरेगा तो लाइफ बॉय से उतरेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि फेस वॉश रही है हमारे बॉयज में अफोर्ड ही नहीं कर पाते हम। फेस वॉश के पैसों से तानसेन का डब्बा आ जाता पूरा, हमें उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। फेस से हमने को मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है कि नहीं भाई लोगों? तो पारदर्शी साबुन, पारदर्शी का मतलब अपन कहते हैं कि ये आदमी पारदर्शी है, इसका मतलब क्या है? वो आदमी सच्चा है। और आदमी सच तभी बोल सकता है जब वो दारू पिया हुआ। तो शराब के अंदर पारदर्शी साबुन बनाई जाती है। हाँ, पारदर्शी साबुन किस में बनाई जाती है? शराब डालकर, मतलब एथेनॉल से। एथेनॉल में डुबाकर रख दिया जाता है साबुन को, तो वो पारदर्शी साबुन बन जाती है। और पारदर्शिता शराब से आती है। देखो, अब मान लो किसी को सेविंग करनी है, पैसों की नहीं, दाढ़ी की बात कर रहा हूं, तो वो जो सेविंग साबुन होता है उसमें ग्लिसरॉल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? हाँ, ग्लिसरॉल क्या करता है? कोमलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? हाँ, हाइड्रेटेड रखता है स्किन को। वरना कभी कभी क्या होता है, जो सेविंग की क्रीम जब नहीं लगाते तो गांव के अंदर सीधा ही वो कपड़े धोने वाले साबुन लेते हैं, उसी को ऐसे लगाते हैं दाढ़ी में, और भाई साहब ऐसे वो ब्लेड डाल के रगड़ लेते हैं ऐसे। अरे गांव में करते हैं भाई, मैं देखता हूँ, है ना। पहले वो दादाजी वगैरह जाते थे ना नाई के पास में, तो कुछ नहीं लगाता था वो, क्रीम व्रीम कुछ नहीं। वो क्या बोलता था, जिसको दाढ़ी कटवानी है वो साइड में बैठ दो, एक कटोरी में पानी दे देते थे, और बैठे बैठे पहले पहले आधे घंटे तक बोले इसकी मसाज करो। फिर वो एक काले कलर का पत्थर लेता था, उस पे उस तरह को रेजर को ऐसे रगड़ता था, 5 मिनट तक उसको धार देता था, और फिर बैठा था दादाजी को, और बिना कोई क्रीम के कुछ नहीं सीधा ऐसे उतारता था बालों को। दाढ़ी उतर दादाजी की उतर रही है, और मेरी रही है। डेज 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 वही जो तुम सोच रहे हो।
3 के बाद मेरा नंबर है, यहां पर भी तो लगाएगा रेजर। और जो कटिंग करते थे भाई साहब, चित कबरे काट देते थे, खुद भी यहां कट लग रखा है, वहां कट लग रहा है, हो गई कटिंग। उस डर के मारे आज तक दाढ़ी नहीं करवाई मैंने। हाँ, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम दाढ़ी कब करवाई थी पूरे जीवन काल में। एक दो बार, एक तो खानदान में किसी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम फिर पूरी उतार देते हैं वो, तो एक बार तो उस टाइम की थी, और एक बार 10th क्लास में रिजल्ट आया था तब, क्योंकि वो रैली निकालने थे, तो मैं सोचा था दाढ़ी करवा लेता ताकि गोरा दिखो थोड़ा सा। मैंने कहा क्लीन सेव, और मैं अगर क्लीन सेव करके आ जाऊं, भाग जाओ तुम डर के यहां से। हाँ, इतना बेकार लगता है। इधर देखो, जोश जोश में करवा ली, बस वो लास्ट दिन था। हाँ, 10th क्लास, उसके बाद में मैं रिस्क नहीं लेता उसके बाद बिल्कुल भी, है ना। हाँ, और ये है, तो यहां देखो, ये साबुनीकरण है। NaOH के OH काम में ले सकते हो, NaOH लोगे तो आपका कठोर साबुन है, और ये सब है। कहां गई? हाँ, साबुन के प्रकार। बुनियादी तौर पर साबुन वसा तेल में उपयुक्त हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाई जाती है, काम हो गया ये तो। ये सब छोड़ो, इधर देखो, पानी में तैरने का साबुन, उसके लिए क्या करते हैं, साबुन जो होती है उसके अंदर बीच बीच में बुलबुले डाल देते हैं, खाली जगह बना देते हैं, उसके बाद वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। तो कहा गया, तैरने के लिए कड़ा होने से पहले वायु के छोटे छोटे बुलबुले डाल दिए जाते। पारदर्शी साबुन क्या डालकर बनाई जाती है? एथेनॉल डालकर बनाई जाती है। औषधीय साबुन के गुण डालने के लिए कुछ साबुन में गंधक डाल दिए जाते हैं। दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें क्या डाल दिया जाता है? ग्लिसरॉल डाल दिया जाता है। लॉन्ड्री की जो साबुन होती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाल देते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ होगा, ये रहा, धुलाई का जो साबुन होता है उसमें सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ये सब डाले जाते हैं लॉन्ड्री के साबुन में। और ये सब फालतू बातें लिखी। अब देखो यहां पर, साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता? अब गांवों के अंदर खारा पानी होता तो साबुन से कपड़े धोगे तो मैल नहीं उतरेगा, क्योंकि खारे पानी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, है ना। उनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, उनके क्लोराइड्स होते हैं, उनके सल्फेट्स होते हैं, तो वो कठोरता होती है पानी के अंदर। लॉन्ड्री की जो साबुन है, लॉन्ड्री, उसके साबुन में क्या डालते हैं? सिलिकेट। नहीं, मैं 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगा। रोजिनेट खत्म करना है ना, सिलिकेट, रोजिनेट, है ना, और ये सब चीजें इसके अंदर डाली जाती है, रोजिनेट, सिलिकेट वगैरह लॉन्ड्री के साबुन में। ये ध्यान रखना है बहुत, है ना। इसमें ये डाले जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फ्रेग्रेंस वाले आते हैं, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, सुगंधी पदार्थ, ये सब डालते हैं। लेकिन साबुन अगर कठोर जल में आ गई, साबुन प्लस क्या आ गया? कठोर जल। तो कठोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये क्या करते हैं, यहां पर पदार्थ बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, इनके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये भाई लोगों अघुलनशील होते हैं। तो ये जब अघुलनशील होंगे तो साबुन काम ही नहीं करेगी। जैसे आप कोलाइड पढ़ रहे हो, कोलाइड, तो मिसेल पढ़ रहे हो आप लोग, मिसेल पढ़ाएगा, मिसेल का निर्माण, वो मिसेल नहीं बन पाएगी। आपने जैसे वो साबुन को कठोर पानी में डाला, साबुन पूरी की पूरी जाके पेंदे में बैठ जाएगी, झाग देगी नहीं, झाग ही नहीं देगी, घुलेगी नहीं, तो घुलेगी नहीं तो मिसेल कहां से बनेगी? मिसेल बनाने के लिए क्रिया तो होनी चाहिए ना आपस में। लायोफोबिक, लायोफिलिक पार्ट पढ़े होंगे आपने, दूर है, द्रवरागी, द्रव विरागी, हाइड्रोकार्बन की चेन द्रव विरागी थी, सामने का जो पार्ट था CWNA वाला, वो द्रवरागी पार्ट था, पानी में घुल रहा था, फिर आपने पकड़ के मेल को खींच लिया था, किया था ना ये। तो ये सब प्रोसेस होता नहीं है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, चल अच्छा, क्या हो गया, यहां देखो, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये आयन सोडियम तथा पोटेशियम को साबुन के कठोर जल से घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना देते हैं। ये पड़े कॉम्प्लेक्स। ये कैसे होते हैं? अघुलनशील। अघुलनशील पूरे पूरे नीचे जाके बैठ जाएंगे, झाग बनेगा नहीं, झाग नहीं बनेगा तो मिसेल नहीं बनेगा, खत्म। अब आगे अपमार्जक, ज्यादा नहीं, 3 लाइनें याद रखनी अपमार्जक में।
अपमार्जक किस लिए आए? क्योंकि साबुन काम नहीं कर रही थी तो डिटर्जेंट आ गए। 3 प्रकार के अपमार्जक आपको पढ़ने। पहला, ऋणायनिक अपमार्जक। पहचानना कैसे वो ऋणायनिक है? उसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही रहेंगे, पर ऋणायनिक कब बोलेंगे? जब उसका बड़ा पार्ट के ऊपर माइनस आवेश हो और छोटे पार्ट पे प्लस हो। तो बड़े वाले आवेश जो होगा वही उस डिटर्जेंट का नाम होगा और वही उस रिएक्शन में भाग लेगा। जैसे ऋणायनिक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऋणायनिक है तो उसका बड़ा पार्ट क्या होगा? माइनस वाला होगा। देखना, ये ऋणायनिक अपमार्जक है तो इसका इतना बड़ा पार्ट है, इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस, और केवल अन्य पे क्या है? प्लस। तो बड़े पार्ट पे जो चार्ज होगा वो अपमार्जक की क्या होगी? प्रकृति होगी। तो ऋणायनिक अपमार्जक। दूसरा है धनायनिक अपमार्जक। कौन सा है? और तीसरा है अनायनिक। अनायनिक का मतलब जिन पे कोई आवेश नहीं हो। पहचानना कैसे है? इसमें आपको क्या हो गया? इसमें आपको सल्फोनिक अम्ल दिखेगा, सल्फोनिक समूह। इसमें आपको नाइट्रोजन समूह दिखेगा, है ना, और इसमें आपको एस्टर दिखेगा। पहचानने का तरीका अगर सूत्र देके बोल दे तो ये काम में क्या काम में आता है? ये टूथपेस्ट में होता है। पूछ ले टूथपेस्ट में कौन सा अपमार्जक है? ऋणायनिक। लोरल सल्फेट होता, जाके घर पे पढ़ लेना, उसकी वजह से झाग बनते। धनायनिक वाला जो होता है, ये ध्यान रखना, वो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब प्रति सूक्ष्म जैविक। और ये जो अनायनिक वाला होता है लिक्विड डिशवॉश में। लिक्विड डिशवॉश, डिशवॉश जानते हो? बर्तन धोने का, द्रव्य बर्तन धोने का। तो उसके अंदर कौन सा अपमार्जक होता है? अनआयनिक, जिसपे कोई आवेश नहीं होगा, एस्टर वाले होते हैं। ये देखो, पहला ऋणायनिक है। ऋणायनिक में पहचानने का तरीका, सल्फोनिक ग्रुप दिखेगा। और ये क्या काम में आता है? टूथपेस्ट में काम में आता है। ऋणायनिक अपमार्जक यहां पर लिखा होगा, ये दंत मंजन में काम में आता है। नेक्स्ट देखो, धनायनिक अपचन में नाइट्रोजन के यौगिक दिखेंगे। और ये क्या काम में आते हैं? ये ध्यान रखना, अपमार्जकों में जीवाणुनाशक गुण होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं। अनआयनिक अपमार्जक, हाँ, धनायनिक वाले हेयर कंडीशनर जो आप करते हो बालों का, उसके अंदर भी धनायनिक वाले होते हैं। कंडीशनर, है ना, हेयर कंडीशनर। तीसरी बात, उदासीन वाले बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है, उसके अंदर क्या काम में आता है? अनआयनिक। समाप्त हो चुका है। ये होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पूरी थ्योरी मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आराम से इसको पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद में अपन दोबारा नहीं मिलेंगे। ये लास्ट क्लास। एंजॉय करें लाइफ को, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जल्दी मुझसे लाने के लिए कोई तरीका बताओ। चलिए, क्या बोले? शायरी सुनाओ। शायरी से क्या होगा? चलिए भाई लोगों, सिलेबस समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ 92, 93, 94 दिन निकाले, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तुम सबके सब डोंकी हो, है ना, और लाइफ में एंजॉय करते रहे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, सद्बुद्धि दे तुम लोगों को, बड़े आदमी बने। अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, है ना। और ये सब बातें गहरी बातें हैं। देखो, ये कल एक लाइन पढ़ी थी रात को, मेरा सब कुछ ले लो ए मोहब्बत के वकीलों, बस मुझे उसकी यादों के कैद से रिहाई दे दो। समझ रहे हो ना तुम लोग? बस एंजॉय करें लाइफ को, मौजा आ जाएगा तुम लोगों को। खुश रहने के तरीके ढूंढो। और लाइफ में हमेशा ध्यान रहे कि आपकी खुशी का कारण कोई इंसान नहीं होना चाहिए। बस जिंदगी जीने का पहला तरीका है। थैंक यू सर हमें पढ़ाने के लिए। नहीं, मैं तो पैसों के लिए पढ़ाता हूं, मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा। सबके होता है, वो कई लोग कहते हैं ये वो, कुछ नहीं है।
मैं पैसों के लिए पढ़ाता हूं, परिवार चलता है इससे, इसलिए हंसी मजाक करता हूं इतनी सारी, है ना। वो लाइन पड़ी है ना, कौन सीखा है यहाँ हालातों से, सबको एक हादसा जरूरी है ना? और तुम लोग जो है बढ़िया एंजॉय करो, हंसते खेलते रहो, हंसते खेलते। तुम खुश नहीं रहते, मैं देखता हूं लोगों को, आजकल लोग खुश नहीं है ना। खुश रहो, खुश, है ना। लोगों को खुश रखो, लोगों को हंसाओ। बेइज्जती क्या क्या बोल रही, बेइज्जती करते रहो। अच्छा, खुश रहने दोगे तब खुश रहेगा। भाई मैंने तेरी खुशी पे क्या आंच डाल दी है? मैं कौन से लोंडे को भड़का दिया कि तू इससे बात मत कर? भाई सबसे ज्यादा खुशी किसकी क्लास में होती है? ऐसा लगता है कि भाई चलो अपने कॉलेज के दिन चल रहे हैं, बढ़िया है, माहौल चल रहा है। पूरे साल में 90 क्लास में भी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई अपन स्पीड से पढ़ रहे, ये वो कुछ नहीं, आराम आराम से पढ़े, है ना। और रिंकू भाभी को मेरा हेलो बोल देना, हमारी भी दुआ है कि आपकी जल्दी शादी हो जाए। यार ये दुआ मत दो प्लीज, मुझे एक ही चीज से सख्त नफरत है, शादी से। नहीं, मैं देखता हूँ लोग शादीशुदा लोगों को, जीवन झंड हो रखा उन लोगों का यार। 7 बजे उनके फोन आ जाता है, आए नहीं, ये वो। हमारे 7 बजे तो स्टार्ट होता है जीवन जीना। नहीं, और लाइफ में हमेशा शादी एक बड़ी एज के बाद में करना। कोई अभी कोई एज है क्या शादी करने की? है नहीं, आराम से शादी आराम से की जाती है, शादी की एक एज होती है, उसके बाद में करो, है ना। रॉयल का सबसे यंग टीचर मैं ही हूं, सबसे छोटा। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। कौन है? सबसे यंग। वो एक दिन ही लगते, 15 दिन बाद में एक बार मंडे आता है तब। जिस दिन वो क्लीन शेव करवा के आता है। चलिए एंजॉय करते हैं, मिलते हैं, तुम्हारे टाइम भी हो गया, तुम लोगों को वो करना है ना। है उसके बाद में चलो सिलेबस तो करवा ही दिया है, आप एंजॉय करें। टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट दे। मोटिवेशन में देता नहीं हूं, आपको पता है, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। नहीं दे सकते मोटिवेशन, लेकिन फिर आप रोने लग जाओगे, क्या मतलब, है ना। लेकिन बाकी आप एंजॉय करें। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, शायरी सुना दो? नहीं 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 नहीं, देखो सेल्फी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि सेल्फी को हिंदी में बोलते हैं खुद की लेना। फोटो फोटो फोटो। सेल्फी में मैं काला आऊंगा ना यार। बस, हाँ सब की आ जाएगी। अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास ऑप्शन है वो। सब आएंगे इसमें, सब। बस बस सब आ गए, बस। और ये सब बातें हैं, एंजॉय करते रहे। पता ही नहीं चला ना यार, 90 दिन कब गुजर गया, है ना। बस, अरे बोलना नहीं, अभी वो कानून के लोग आ जाएंगे। सबसे ज्यादा सुकून मेरे को मिला है, आज 3 बैचों का सिलेबस खत्म हो गया। एक तो CH1, CH2 और RG1। तो मंडे से क्लास मेरी कम आएगी, मैं शांति से सोऊंगा, है ना। और क्या बोल रहे हो, क्या बोला? अरे बोल दो। सर राज की बात बता दो। क्या बताऊं, राज की बात कुछ है ही नहीं। और मैं तो मैं एक ही चीज मानता हूं लाइफ में, कि हमेशा खुश रहना चाहिए, कैसी भी मतलब परिस्थितियां हो। और परिस्थितियां बदलती जरूर है, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, परिस्थितियां बहुत बदलती है, भयंकर तरीके से। और दिन अच्छे आते हैं अगर आप मेहनत करो तो। मैंने देखी मेरी फैमिली की कंडीशंस, और वहां से निकल कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। गांव के लोग आज भी बहुत ज्यादा
सोचते हैं कि लाइफ में कुछ तो किया है। मैं जब जब घर पे जाता हूं, मेरे दादाजी हमेशा रोने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरे दादाजी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे ऐसे दिन आएंगे। वो ऐसे घर पे दो दो गाड़ियां देखते हैं, है ना, चार पांच सात मोटरसाइकिल देखते हैं, तो उनको ऐसे अच्छा महसूस होता है। मेरे दादाजी बहुत भोले आदमी, बहुत। उनको अगर ऐसे कोई छोटा बच्चा कह देता ना घर का कि दादाजी चॉकलेट लेके आओ, तो वो दुकान जाके चॉकलेट ले आते हैं। इतने मतलब एकदम भोले हैं। अब तो नहीं चल पाते क्योंकि बूढ़े हो गए, बहुत ज्यादा बूढ़े हो तो। लेकिन जिंदगी में नाइस आदमी है, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मस्ताना मस्ती में आग लगे बस्ती में। कोई मतलब नहीं है कोई जी रहा है कि मर रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, मस्त चिल। नींद आती है पूरे दिन। हमारे गांव में भैंसा चकड़ी थी, बैलगाड़ी जिसको बोलते हो तुम लोग। तो वो भैंसा जो था, वो खुद ही खेत से घर तक आ जाता था, दादाजी रास्ते में सो जाते थे वो पीछे बैलगाड़ी के अंदर ही। और वो अपने आप घर तक आ जाता, उसको पता था। वो भाई साहब पूरे रास्ते जानते हैं, जानवर बहुत ज्यादा समझदार। खुद ही साइड दे देता था, कोई भी सामने से वाहन आ जाता परफेक्ट साइड खुद ही निकाल के ले। दादाजी सो जाते थे बैठे बैठे, दादाजी को आज भी कहीं बैठा दो तो 5 मिनट में सो जाते हैं। हाँ, एकदम चिल्ला, कोई मतलब नहीं है मतलब। तो अच्छे दिन आते हैं लाइफ के अंदर, मतलब अगर आप मेहनत करो तो। मेहनत करते हैं तभी जो है इंसान आगे पहुंचता है। मेहनत की है, बहुत ज्यादा की है, भयंकर मेहनत की है। अब तो नहीं, अब तो मैं बहुत हरामी हो गया हूँ, है ना। अब तो ये कि पिछले 4 साल में मैं पढ़ा क्या, हाँ 3 4 5 साल हो गए पढ़े हुए। और बस अब फ्री कर दिया, आज के बाद में नहीं दिखेंगे इस क्लास में। सिलेबस खत्म हो गया, इसलिए 2 5 मिनट बातें कर रहे, फिर हम चले जाएंगे अपनी शक्ल लेके। और ये खाना खाएंगे तुम लोग, है ना। तो खाना तो खा लेंगे, कल खा लेंगे, है ना। पर मैं ऐसा है ना, पूरे दिन मेरे को याद, मैं मोबाइल से सब बहुत ज्यादा एडिक्ट हूँ। मेरे को एडिक्शन है मोबाइल की, आपने क्लास में भी देखा होगा, मैं हर 5 10 मिनट में देख, कुछ है नहीं इसके अंदर, मेरे को ज्यादा चीजें पसंद नहीं है लाइफ के अंदर। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा, या फिर मैं यूट्यूब पे वो स्टैंड अप कॉमेडी देखने लग जाता हूँ। या हाँ, कर दूंगा फिर। हाँ मुझे पता है ये नहीं खाएंगे नहीं आज खाना, और बताओ। अरे मेरे लिए जान दे देते लोग यार, तुम क्या बात कर रहे हो, इधर देखो। तो बस 5 10 मिनट और, है ना। तो मैं से इंस्टाग्राम पे मैंने सबसे ज्यादा जो रियलाइज किया है इतने सालों में, मैं लगभग चला रहा होगा 2017 से। और मेरे को शायद इंस्टाग्राम वालों को अवार्ड भी दे देना चाहिए, जितने जिस हिसाब से मैं 10 10 घंटे पर डे देख लेता हूँ। हाँ मेरे को याद है, मैं रात को भी कितनी बजे, 3:30 बजे सोया था। और 6 बजे उठ के 7 बजे क्लास में आ गया। नींद कम ही आती है मेरे को शुरू से। पिछले 15 दिन में ज्यादा सो रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों, मतलब अच्छी नींद आ रही है। बाकी पिछले 8 साल में मुझे नहीं पता है कि मैं लास्ट टाइम ढंग से कब सोया था, है ना। और तुम लोगों को कैसे लगता होगा कि भाई आदमी इतने मजे लेता है ना, हंसता खेलता रहता है। पर ऐसा मजा आता है जब लोगों को हंसाते हैं, है ना, लोगों को ऐसे एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं, तो लाइफ में मजा आता है ना। और मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा है कि दुनिया में लोग बहुत ज्यादा दुखी है। हर लाइफ में लोगों के लगे दुख लग रहा है, दुख चल रहा है। और वो यंग एज वाले ज्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं। मेरे को समझ में नहीं यार, भाई तुम लोगों के क्या डिप्रेशन है। भाई परिवार वाले तुम्हें पैसे दे रहे हैं, है ना, बढ़िया खर्चा दे रहा है, बढ़िया कपड़ा पहना रहे हैं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, पढ़ाई। हम लोगों की अलग मजबूरी थी, हमें कमाना भी खुद होता था, पढ़ाई के पैसे भी खुद देने पड़ते थे, कपड़े भी खुद को खरीदने पड़ते थे अपने पैसों से, है ना। तो तुम लोगों की ये तो आराम है ना, घर वाले सब चीजें दे रहे, तुम फिर भी नहीं पढ़ पाते हो। और हम सारे काम करके भी पढ़ लेते थे, बहुत पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा। अब तो मैं नहीं करता, मेरे को याद नहीं पिछले 4 साल में मैं ढंग से बैठ के कब पढ़ा था। ये तो पूरी ऑर्गेनिक मैंने आपको पढ़ा दी, सिंगल डे आज तक किताब नहीं खोली है मैंने। हाँ पूरा सिलेबस पढ़ा दिया तुम लोगों ने 90 दिन से। और मैंने एक दिन सिंगल डे नोट से किताब नहीं खोली आज तक। सारे चैप्टर तुम्हारे खत्म भी हो गए, पूरी एनसीईआरटी एक एक आराम से पढ़ ले। और तुम पता नहीं भाई, जो है, सर आप बहुत याद आएगी, साले मैं तेरे कोई जेठ लगता हूं, मेरी क्यों याद आएगी। मैंने अभी यही तो कहा था कि आपके जीवन की खुशी
कोई इंसान नहीं होना चाहिए, नेवर। अब जिंदगी जो है ये एक यात्रा है, लोगों का मिलना, लोग स्कूल वाले दोस्त कहां अभी अपने पास नहीं है ना, पर अपन चल रहे हैं ना जीवन में। यात्रा इसको एंजॉय करना होता है, मंजिल मौत है, वहां यात्रा खत्म हो जाएगी। उसके अलावा सब यात्रा में आने वाली चीजें हैं जिनको एंजॉय करना होता है। सब चीजों को एंजॉय करो, दुख है उसको भी एंजॉय करो, कोई आ रहा लाइफ में तो भी एंजॉय करो, कोई जा रहा है तो भी एंजॉय करो, कोई मर गया तो भी उसको भी सीरियस नहीं लेना होता है। अपने सीरियस लेने से वो जिंदा नहीं हो सकता, जो गए उसको अपन वापस नहीं ला सकते। पार्ट ऑफ लाइफ है, सब चीजों को जो है एंजॉय करो, भयंकर बढ़िया एंजॉय करो। पता नहीं लोग क्यों एंजॉय नहीं करते, मेरे को देखो क्या मजा मारता हूं पूरे दिन भाई साहब। मेरे को पढ़ाने में सबसे ज्यादा एंजॉय मिलता है, सबसे ज्यादा। जिस दिन छुट्टी आ जाती मेरे से दिन नहीं निकलता, इसलिए मैं संडे के दिन या छुट्टी के दिन पूरे दिन गाड़ी चलाता हूं, 1 मिनट नहीं रुकता हूं, घूमता रहता हूं इधर उधर, रुकते ही दिक्कत हो जाती है। मैं एक जगह नहीं कभी, इसलिए देखो कभी मैं गांव चला जाता हूं, कभी मैं जयपुर निकल जाता हूं, काम कुछ नहीं है मेरे। ऐसा नहीं कोई मैं जयपुर जा, मेरे को कोई काम नहीं, ऐसे ही बस एक जगह नहीं रुक सकता मैं, एक जगह रुकते में डिप्रेशन आ जाती है। हाँ, मैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जल्दी जाता हूं ऐसे। 2 घंटे एक जगह बैठ गया ना, मेरा माथा खराब हो जाएगा। क्लास है मेरी, दिन में 10 घंटे लगा दो, 15 घंटे लगा दो, 20 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ पर डे। एक जगह बैठते में परेशान होता, क्यों? अब करने के लिए काम कुछ है नहीं पढ़ाने के अलावा, तो फिर क्या करें, तो फिर चीजों में घुस जाते हैं, कुछ भी चलता रहता दिमाग के अंदर। ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ये दीवार सीधी नहीं है, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, इसलिए तो इतनी सारी चीजें दिखती किताब के अंदर, थिंकिंग कैपेसिटी। इसलिए चीजों को एंजॉय करो, लाइफ में मजे मारो। तुम पता नहीं क्यों नहीं मारते, मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे बहुत दुखी है आजकल के, है ना, और पता नहीं तुम लोगों का एक ही चीज के पीछे अटके पड़े हो, लड़के लड़कियों में अटके पड़े, लड़कियां लड़कों में अटके पड़ी, पता नहीं क्या है जीवन। ये सब नहीं है लाइफ। लाइफ होती है घूमना, खेलना फिरना, दोस्तों के साथ मजे मारना, है ना, ये सब लाइफ है। तुम ये सब चीजें बहुत कम कर दी आजकल के लोगों ने, है ही नहीं कोई पार्टी नहीं इंजॉयमेंट का। मैं एक दिन की छुट्टी आती, मैं पहाड़ों में जाके बैठ जाता हूँ, यहाँ पर बड़ी बैठ जाता हूँ, बाहुबली पे जाके बैठ जाता हूँ, कहीं भी इधर रायता की तरफ निकल जाता हूँ, सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड। वो लाइफ है। तुम लोगों का जीवन मोबाइल किताब, मोबाइल किताब, खत्म। इसके अलावा कोई लाइफ थोड़ी है तुम लोगों की। इन चीजों से बाहर निकलो, और मोबाइल तो जितना लेट हो सके उतना लेट यूज करना लाइफ में। कोई काम की चीजें बहुत बेकार चीज है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय भारत। हाँ मतलब तो यही रोता फिरता हूं, मैं दिख जाऊंगा कहीं भी। अरे मैं तो आपको जिंदगी में दिखता रहूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक जगह टिकने वाला आदमी वैसे भी नहीं हूं, है ना। हाँ, मैं थोड़ी टिकूंगा, मैं तो मस्त मौले आदमी, अपन तो जीवन में इधर उधर जाते रहते हैं। परमानेंट थोड़ी है लाइफ में कुछ भी, सब चीजें टेम्पररी है। जो आज है वो कल नहीं होंगे, कल नए लोग आएंगे, फिर वो छूटेंगे, फिर नए और नए लोग आएंगे। लोग अटके पड़े रहते हैं, वही रुके हुए हैं, है ना, रो रहे चद्दर में मुंह डाल के। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। पार्ट ऑफ लाइफ होता है चीजों को भूलना, जिसको बोलते हैं गिव अप करना। ये इधर ठीक है, क्योंकि तुम लोग नहीं समझ सकते डिप्रेशन क्या चीज होती है, जिम्मेदारी क्या चीज होती है। मेरे को तारीख याद है आज भी, जो है 24 जून 2019 मेरा बर्थडे आता है ना। और वहां से लेके आज कितने कितने साल हो गए, कितने हो गए होंगे, 6-7 साल हो गए, 5 6वां चल रहा है ना। तो ये 6 साल मैंने डिप्रेशन में निकाले हैं। अब तुम लोगों को लगता है मैं एकदम हंसता खेलता रहता हूं, ये माहौल है ना। तुम कुछ जानते नहीं, 1%। मैंने कहा ना, मेरे को कोई 1% भी नहीं जानता, यहाँ के कोई लोग नहीं जानते। चिल, मजा आता लोगों को हंसाने में, है ना, लोगों को खुश देखने में। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मतलब जब भी हो सकता है, क्या पता, क्लास का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी दिन क्वेश्चन सोल्व करवाने आगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय भारत। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक पढ़े मेरे से, इसके लिए।